दोस्तों बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन के साथ मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करके अपने आंसर भी हमें बताएं और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज का पहला प्रश्न और देखते हैं आज पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। एक सेल में परफ्यूम विक्रय कीमत पर 25% के डिस्काउंट पर मिलते हैं। सेल में परफ्यूम की कीमत 5,895 है, तो उसकी विक्रय कीमत क्या होगी? सवाल को समझिएगा। एक सेल में जो परफ्यूम की सेल हो रही है, विक्रय कीमत पर 25% का डिस्काउंट पर मिलते हैं। सेल में परफ्यूम की कीमत 5,895 रुपए है, तो उसकी विक्रय कीमत क्या होगी आपको बताना है। हर हर महादेव। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा। बहुत सिंपल सवाल है, करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा। चलिए देखेंगे आपका जवाब क्या मिलता है। जी, एक परफ्यूम जो हमें इतने रुपए का मिला है, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी आपको बतानी है। यानी समझ लो, परफ्यूम की कीमत कितनी है? 5,895 रुपए है और जो कीमत है उस कीमत पर मार्क प्राइस में 25% डिस्काउंट के साथ मिलता है। तो अगर मैं बोलूं कि इसकी कीमत 100% थी, 25% का डिस्काउंट आपने दे दिया, तो ये 75% की कीमत हुई। 75% किसके बराबर है? 5,895 के। वो पूछ रहा है उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी, सेलिंग प्राइस क्या था, 100% का वैल्यू आपको निकालना था। तो निकाल सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे भाई? आपने कहा ओके, तो हमने कर दिया सवाल। तो प्रॉब्लम सिंपल सवाल हो गया आपके सामने। तो क्या हुआ, इसकी गुणा ऐसे कर लेते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई बाई 5,895 बटा 75 डिवाइड कर लेते हैं इसको। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आपने कहा नो प्रॉब्लम। चलो तो देख लेते हैं। रिंकेश पूछा क्या आंसर मिलता है, तो उसको डिवाइड कर दें तो ये कितनी बार जाएगा। चलो उसको डिवाइड कर दें। 75 पंजे, ये हो गया आपका 7,8.6। कितनी आएगा? 7,8.6। तो की गुणा कर दे इसमें तो 7,860 रुपये। राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, 7,860 रुपए। तो जवाब क्या है? 7,860 रुपए इसका जवाब है। आसानी से आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सिंपल सवाल था, आपने आसानी से कर लिया। तो एक और सवाल देखते हैं। ये आपने प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बहुत बार कहा था, तो आज हमने प्रॉफिट एंड लॉस के लेकर ही आपके सामने शुरुआत कर दी है। बहुत बढ़िया, 15 का भी एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए देखते हैं। स्कूल गणित क्लब अधिक मददगार होता है। अगर हम बात करते हैं स्कूल मैथ क्लब इज मोर हेल्पफुल इन व्हाट? अध्यापक की योग्यता को सुधारने के लिए, विभिन्न स्कूलों में रिकॉर्ड की तैयारी के लिए, अध्यापक पाठ्यक्रम को अतिरिक्त घंटों में पूरा करने के लिए, विद्यार्थी गणित में अपने संदेहों की स्पष्टता और सुगमता लाने के लिए। इनमें से आप कौन सा बात करते हैं? मैथ्स क्लब is more helpful in what? To improve the competency of the teacher for preparation of record in different schools. Let's see what is the answer from your side. तो मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर तो आप आसानी से दे देंगे। मुझे लगता है कोई इशू इसमें नहीं होगा। ठीक है ना? ओके जी, तो जवाब मिलने लगे हैं मुझे। ओके ओके, तो जवाब क्या मिल रहा है? साफ, एक तो बिल्कुल क्लियर है। एक बार अपनी जो रिजोल्यूशन है उसको बढ़ा ले तो एकदम साफ दिख जाएगा। पंकज जी इसको रिजोल्यूशन को बढ़ाएं तो दिख जाएगा। स्कूल गणित क्लब अधिक मददगार होता है किसमें? अध्यापक की। देखिए आपको बता दें कि इसका मीनिंग क्या है तो आपको समझ में आ जाएगा। स्कूल मैथ्स क्लब ऑलवेज बी हेल्पफुल इन परफॉर्म द एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज। यानी अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की बात करते हैं तो बालक को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के माध्यम से इसमें पढ़ाया जाता है। तो समझ रहे हो? तो अध्यापक को सुधारने के लिए तो नहीं हुआ ये, स्कूल में रिकॉर्ड की तैयारी भी नहीं हुआ, पाठ्यक्रम को नहीं, यानी विद्यार्थियों को गणित में अपने संदेह स्पष्ट यानी सुगम, क्योंकि जब को करिकुलम एक्टिविटीज आप कराते हैं तो बालक उसमें गणित की को करिकुलम एक्टिविटीज के माध्यम से सीखता है। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन के आंसर में आपके लिए। तो वन मोर क्वेश्चन आपकी तरफ रखता हूं और चाहता हूं एक और सवाल का जवाब मिले। 15 डिजिटल कैमरे हैं और 11 हैंडी कैमरे की कीमत 3,54,900 रुपए है। 5 डिजिटल कैमरे और 7 हैंडी कैमरे की कीमत क्या होगी जी? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। 15 डिजिटल कैमरे और 21 हैंडी कैमरों की कीमत जो है वो 3,54,900 रुपए है।
तो आपको बताना है 5 डिजिटल कैमरे और 7 हैंडी कैमरे की कीमत कितनी होगी। देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। जी, बड़ा सिंपल सवाल है। ऐसे सवाल आपको बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। अगर आप सीटेट का इतिहास उठा के देखेंगे तो ऐसे सवाल बहुत बार आए हुए हैं, है ना। तो एमपी टेट में भी इस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। द कॉस्ट ऑफ 15 डिजिटल कैमरा एंड 21 हैंड, देखो उसने बोला 15 डिजिटल कैमरा, मैंने सपोज डिजिटल कैमरा को आपके अकॉर्डिंग समझाने के लिए एक्स मान लिया और हैंडी कैमरा को वाई मान लिया, है ना। तो 15x प्लस 21y की कीमत कितनी है। आपने कहा 354,900। अगर इस इक्वेशन को मैं 3 से डिवाइड कर दूं, देखते रहना, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से भाग कर देता हूं तो क्या होगा। जब 15 में 3 का भाग किया तो क्या है, आपने कहा 5x, 21 में 3 का डिवाइड किया तो 7y इजिकल टू, इसमें डिवाइड किया तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितने बचे 3 अट्ठे 24, 3 3 9 और 2 0। तो कितना हुआ 1,18,300 रुपये होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। कहीं है इसमें ऑप्शन। बहुत सिंपल सवाल था। तो आपको इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने क्या देखा, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 15 भी कट जाता है, 3 से 21 भी कट जाता है, ये भी कट जाता है। तो लेकिन हमें तो इनका वैल्यू चाहिए था, 5 कैमरे और 7 का। तो हमारे सामने आंसर आ गया, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, आसान है। मुझे तो लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 15 डिजिटल कैमरे, 21 हैंडी कैमरे की कीमत आपके सामने थी और आपने जवाब को बड़ी आसानी से प्रेम पूर्वक प्रेम भाव से कर दिया। राइट ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर बी। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। एक भिन्न का अंश 200% और हर 300% बढ़ाने पर प्राप्त भिन्न 1/3 है, तो मूल भिन्न क्या है। इसका जवाब देख लेते हैं। द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय इंक्रीजिंग द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बाय 200% and the denominator by 300% is 1/3, then what is the original fraction। 4/7, 3/11, 5/9 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखते हैं आपका जवाब इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है। बड़ा सिंपल सवाल है। ये मैंने आपको बताया था कि इसको एक्स वाई मान के ना करें। समझो कैसे करना है। मैंने बताया था कि जब भी आप किसी भिन्न के अंश या हर की बात करते हो तो वो अपने आप में परसेंटेज में दिया है ना, तो वो अपने आप जो है अपने आप में खुद में 100% होते ऐसे। तो अंश भी 100%, हर भी 100%। उसने क्या बोला कि भिन्न के अंश को 200% बढ़ाओ, तो इसमें 200 जोड़ दें, और हर को 300% बढ़ाओ, इसमें 300 जोड़ दें। तो नई भिन्न क्या मिली, आपने कहा नई भिन्न हमें प्राप्त होती है 300% अपॉन 400%, है ना। और नई भिन्न क्या मिली आपको, आपने कहा 1/3 प्राप्त हुई। देखो 2 0 से 2 0 कट गए, तो 3/4% किसके बराबर, 1/3 के। इसको उधर भेज दो तो पूरी भिन्न किसके बराबर, 1/3 गुणा 4/3। ऐसे करोगे ना भैया, उधर से आगे बदल जाएगा ना ये ऐसे, 1/3 और 4/3। कोई प्रॉब्लम। तो आपने कहा ओके, तो ये 4/9 इसका आंसर आना चाहिए, जो इनमें से कोई भी नहीं है। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ABCD में कौन सा आंसर आना चाहिए आपका। तो समझ में आ गया होगा आपको कौन सा आंसर होना चाहिए। लेट्स टेक इट इजी। बहुत आसानी से सवाल समझ रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। तो 4/9 इज द राइट आंसर ना, 4/9। तो 4/9 इसका सही जवाब था, जो कि इस ऑप्शन में नहीं था। तो क्या कह सकते हैं, दैट इज उपरोक्त में से कोई नहीं है। राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, कोई हो प्रॉब्लम तो मुझे जरूर बताएं। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल की बात करते हैं। फिर 19वां सवाल आपके स्क्रीन पर। दो ऐसी संख्याएं हैं कि दोगुनी पहली संख्या और और 3 गुनी दूसरी संख्या का योग 141 है, और 3 गुनी पहली संख्या और 2 गुनी दूसरी संख्या का योग 174 है। तो बड़ी संख्या कौन सी है। मनोहर ने एकदम सही जवाब दिया। दो ऐसी संख्याएं कि पहली संख्या का दुगुना और तीसरी 3 गुना, 2 गुना पहली संख्या और 3 गुना दूसरी संख्या का योग इतना है। थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक है। There are two numbers such that the sum of twice the first number and thrice of the second number is 141, and the sum of thrice the first number and thrice the second number is 174. Then which of is the greater number, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी। तो देखते हैं, पहली संख्या का डबल और दूसरी संख्या का 3 गुना। इसका मतलब क्या है, पहली संख्या का दुगुना
दूसरी संख्या का 3 गुना। तो क्या करें, अगर हम संख्या मान लें, फॉर एग्जाम्पल हमने मानी संख्याएं x और y हैं, तो अकॉर्डिंग टू पहली कंडीशन 2 गुना पहली संख्या तो 2x हो गया, 3 गुना दूसरी संख्या का कर दिया तो 3y हो गया। इसको टोटल करिए तो 141 है। हाँ अर्पित आज थोड़ा सा लेट हो गया, मजबूरी थी, एक्चुअली मैं ड्यूटी में था। ओके, 3 गुनी पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग। अब देखो 3 गुनी पहली संख्या, तो पहली संख्या का 3 गुना 3x हो गया, और दुगना दूसरी संख्या का, अब दूसरी संख्या का दुगना कर दिया हमने, अब दूसरी संख्या का दुगना करें तो वो क्या हो जाएगा, आपने कहा 2y, वो किसके बराबर है, आपने कहा 174 के बराबर। अब आपको संख्याएं निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, तो मैंने ऊपर वाली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई, नीचे वाली में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्या करें, 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y प्लस 284, इक्वेशन नंबर 3। ये क्या हुआ, 3 तिया 9x प्लस 3 दूनी 6y इज इक्वल टू 4 तिया 12, 4 3 चौक 12, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5 हो जाएगा ना, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 और 2 5। इनको आप क्या करें, सॉल्व कर लें, इनको घटा देते हैं। तो देखो ये माइनस, ये भी माइनस और ये, इनको काट दें तो क्या बना, आपने कहा ये बना 4 में से माइनस का 9 तो माइनस का 5x। अब देखो जब 12 में से 4 गए तो 8, 11 में से 8 गए तो 3 और 4 में से 2 गए तो 2, तो ये इतना बच गया। ठीक है ना, यहां तक कोई डाउट किसी को, हाँ थोड़े से जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को जी, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। ओह 282 0, और 12 में से 8 गए 4, 340, तो यू कैन सी 240। तो -5x यहां लिख देता हूं, -5x इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा माइनस का 240 बच गया आपका, माइनस माइनस प्लस, x बराबर व्हाट, आपने कहा 240 बटा 5, तो 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, तो x का वैल्यू 48 है। तो वैल्यू ऑफ x इज 48, आपको पता लग गया 48 x का वैल्यू है। जब 48 x का वैल्यू है तो y का वैल्यू निकाल लो, y का वैल्यू पुट कर दे इसमें, तो y इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा, और बताता हूं अभी, अच्छा ओके ओके ओके, तो y इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा कि सर y इज इक्वल टू, हमने 15 निकाल लिया, तो बड़ी संख्या क्या है, दैट इज 48, राइट ऑप्शन 48। अभी बताता हूं, ये रीजनिंग का सवाल था, अभी इससे एंटरटेनिंग क्वेश्चन। ओके, एक सवाल मुझसे पूछा गया था, बार बार बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैं उसको भी बता देता हूँ, डोंट वरी, अभी बताता हूँ, ठीक है ना, परेशान ना होइएगा। देखिए ये सवाल जो था थोड़ा सा कुछ इस तरह से था, मैं बता देता हूँ जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना होगी और आप आसानी सवाल को समझ लेंगे। ओके बताते हैं, आपने कहा एक सवाल यहाँ पर दिया है, उस प्रश्न को देख लेते हैं जो मुझे मिला है। उन्होंने कहा यदि 1 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 5, 4 इज इक्वल टू 4, 5 इज इक्वल टू 4, तो 6 इज इक्वल टू व्हाट। तो ये क्वेश्चन है, 6 इज इक्वल टू व्हाट, तो 6 इज इक्वल टू 3 होना चाहिए इसका आंसर, इट्स 3, ठीक है ना, तो राइट ऑप्शन इज 3। ये कैसे बता देता हूं, देखो ये थोड़ा रीजनिंग का सवाल था, है ना, कैसे करते देखो, अगर मैं 1 की बात करता हूं, 1 की स्पेलिंग क्या होती है, ONE, कितने लेटर हैं 3, 2 में कितने होते हैं TWO 2, 2 में कितने होते हैं 3, 3 में कितने होते हैं THREE 3, 3 में कितने होते हैं 5, 4 में कितने होते हैं FOUR 4, 5 में कितने होते हैं FIVE 5 4, तो 6 में कितने होते हैं SIX 3। अभी क्लियर है, क्लियर है, तो प्रॉब्लम तो नहीं, तो 6 इज इक्वल टू 3 था। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, आसान सवाल था ये तो। पाठ योजना या लेसन प्लान बनाई जाती है शैक्षिक अनुभवियों द्वारा, प्रमुख अध्यापकों द्वारा, पाठ्य विवरण समिति द्वारा, या फिर कक्षा अध्यापक द्वारा। लेसन प्लान इज मेड academic experience, head teachers, by the course description committee और by the class teacher। ठीक है, समझ में आया, इज इट क्लियर। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। पाठ योजना बनाई जाती है
शैक्षिक अनुभवों, अनुभवी द्वारा, प्रमुख अध्यापक के द्वारा, पाठ्य विवरण समिति द्वारा, यानी कोर्स करिकुलम कमेटी द्वारा, ये आपको बताना है। इसका मतलब कोर्स करिकुलम कमेटी भी हो सकता है, डोंट वरी। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है जी। तो उम्मीद करूंगा जवाब मिले आसानी से। तो राइट ऑप्शन क्या, बहुत बढ़िया, कक्षा अध्यापक द्वारा, नहीं नहीं नहीं। पाठ लेसन प्लान कौन बनाता है बताओ मुझे, क्या शैक्षिक अनुभवी बनाते हैं पाठ योजना, प्रमुख अध्यापक बनाता है यानी हेडमास्टर बनाता है, या पाठ्य विवरण समिति बनाती है, ये कक्षा अध्यापक द्वारा बनाई जाती है। सबको पता है ना, क्योंकि लेसन प्लान जब भी बनाया जाता है वो टीचर के द्वारा बनाया जाता है, क्योंकि लेसन प्लान को टीचर क्लास में जाकर पढ़ाता है ना। तो क्लास टीचर जाके क्लास में पढ़ाता है, उसी को तो लेसन प्लान बोलते हैं। तो लेसन प्लान ऑलवेज बी डेवलप बाय क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर। क्लियर है? तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। एक और सवाल, एक कक्षा में एक गणित शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? विचार शिक्षण करके, बाय टीचिंग थॉट्स, उदाहरण दे करके, बाय गिविंग एग्जांपल, बच्चों को तथ्यों को याद करने में सहायक के रूप में, एज ए हेल्प टू चिल्ड्रन इन रिमेंबरिंग फैक्ट्स, राइटिंग द स्क्रिप्ट अलाउड, यानी लेख की इमला बोलकर सीखा। इमला लिखा ना बचपन में, जिसको लाउड बोलते हैं, स्क्रिप्ट बोलते हैं, टीचर बोलते थे और जो है बच्चे लिखते थे अपनी कॉपी पर। तो इसमें गणित शिक्षण की जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो कक्षा में क्या होनी चाहिए? तो आपने कहा है विचार यानी थॉट्स सारा करके, नहीं, क्योंकि ये तो साफ साफ एनसीएफ में बोला गया है ना कि शिक्षक को उपदेश देकर नहीं समझाना है, उसको एनवायरनमेंट देकर समझाना चाहिए। बच्चों को तथ्य याद कर सिखाना गलत बात है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो याद नहीं कराए जाते हैं। एनसीएफ इसके खिलाफ है। और गणित में इमला का क्या काम है? यानी गणित में आप कोई डिक्टेट करें बच्चे लेके, उसका क्या यूज है? कोई यूज नहीं है, क्योंकि बच्चा जब कक्षों में पढ़ता है तो गणित पढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है उसको एग्जाम्पल दिए जाएं, क्योंकि आगमन विधि का भी यही रूल है कि पहले एग्जाम्पल दिए जाएं, उसके बाद बच्चा चीजों को समझना शुरू कर देता है। तो राइट ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर बी, उदाहरण दे करके समझाया जाए। बहुत ही खूबसूरती से जवाब मिला है आपकी तरफ से, दैट्स वेरी नाइस। एक और सवाल लेते हैं, चलो। क्वेश्चन है, भिन्न 3/5, 2/11, 4/7, 1/3, 5/6 और 3/8 को आरोही क्रम में लगाया जाए तो कौन सा भिन्न बाएं से तीसरे स्थान पर होगा? ये आपको बताना है। 3/5 आपके सामने लिखा है, 2/11, 4/7, 1/3, 5/6 और 3/8 है। ये अलग अलग आरोही क्रम में लगाया जाता है, तो आपको बताना है बाएं से तीसरे स्थान पर कौन सी भिन्न है। सवाल आपके समक्ष है और मैं चाहूंगा जवाब मिले। ये सवाल मैंने बहुत सारे कराए हुए आप सभी लोगों को, और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल में गड़बड़ नहीं करेंगे आप, क्योंकि इन सवालों को मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया और समझाया, और मुझे उम्मीद है कि आप इन सवालों में गलती नहीं करेंगे जी। तो देखते हैं क्या प्रतिक्रिया। देखो, इन सवालों को करने के लिए मैंने क्या बताया था, आप सिंपल क्या करें, इनको भाग विधि से करें, क्योंकि बहुत सारी भिन्न है। तो 3/5 तो क्या हो जाएगा 0.6। दूसरा क्या हुआ 2/11, ये क्या हो जाएगा, आपने कहा 0.18। तीसरा क्या हो जाएगा, दैट इज 4/7। 7×5 = 35। चौथा क्या हो जाएगा 1/3, तो 0.33। नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5/6, हो जाएगा 0.6848, बचे 2, 6 × 18। लास्ट क्या था 3/8, 3/8 को यहाँ लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आपने कहा 0.8 × 24 और बचे 6, 8 × 7 = 56, ऐसे आ जाएंगे ये। अरे क्या बात है, थैंक यू अर्पित, शुक्रिया, बात समझ में आ गई। अब क्या करें, 3/5, 2/, अब देखो इसको अब आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है आपको इसमें से? आपने कहा सर सबसे छोटी संख्या तो मुझे इसमें ये दिख रही है ना 18, तो 2/11 सबसे छोटी संख्या हो गई। उसके बाद 18 के बाद कौन सी बड़ी दिख रही है आपको? आपने कहा 18 के बाद दिख रही है मुझे 33, 1/3। उसके बाद मुझे 3/8 37 दिख रही है। उसके बाद मुझे कौन सी बड़ी दिख रही है 37 के बाद, दैट इज 55। उसके बाद कौन सी दिख रही है मुझे 60। और सबसे बड़ी कौन सी दिखी 83, 5/6। तो ये इसका आरोही क्रम लग गया।
क्या बोलते हैं इसको, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। उसने बोला बाएं से तीसरी संख्या बता दो कौन सी है, तो बाएं से ये होता है ना लेफ्ट, 1 2 3, तो बाएं से तीसरी संख्या का 3/8 होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया राजा बाबू, 3/8 एकदम सही जवाब दिया आपने, बहुत बढ़िया, खूबसूरती से जवाब है और आपने दिया है बहुत शानदार जवाब। बस ऐसे सवालों को जब बहुत सारी बड़ी भी न जाए ना, तो दशमलव में निकाल लो, वैल्यू पता लग जाएगी कौन सी वैल्यू में क्या करना है। एक और सवाल लेता हूं, चलिए। गणित में अच्छा होने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, एक, सूक्ष्म विचार और तार्किक तर्क के माध्यम से समस्याओं का सूत्रधार और निर्माण करना, गणनाओं में उच्च दक्षता प्राप्त करना, सूत्रों को कंठस्थ याद करना या हल याद करना। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, और मुझे उम्मीद है कि आप कैसे आंसर इसका देने वाले हैं। ओके, लेट्स सी। तो राइट ऑप्शन मिलने की उम्मीद जगी है आपकी तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि उम्मीद पर आप जरूर कायम उतरेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे सवालों के जवाब अगर मिल जाएं तो बात ना बन जाए और कोई प्रॉब्लम ही ना हो। चलिए, बहुत अच्छे से आपने कहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है जवाब सही से देंगे और देखेंगे आपका जवाब हमें क्या मिलेगा। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपका जवाब ऐसे मिल जाए तो काम बन जाए जी। तो जवाब मिलने लगा, बहुत बढ़िया, और हमें उम्मीद है कि आपके जवाब काफी ए, बहुत बढ़िया, यानी आपका जो आंसर मिला है ए मिला है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं संख्याओं पर, तो गणित में क्या होता है, गणित में अच्छा होने के लिए आवश्यक है कि बालक को सूक्ष्म विचार, यानी जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मुलेट करने की थिंग है, और तार्किक माध्यम है, उसके माध्यम से बच्चों को सूत्रों का निर्माण करना सिखाया जाए और उनको बताया जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चों को नए सूत्रों का निर्माण करना तो बहुत जरूरी है, तभी तो बच्चा सीखता है। और गणनाओं में उच्च दक्षता प्राप्त करना, तो ये एक लेवल नहीं है कि गणनाओं में उच्च दक्षता प्राप्त की जाए, ये गणित में अच्छा होने के लिए आवश्यकता नहीं है। याद करना तो बिल्कुल गलत है, दोनों बार मैंने बताया कि एनसीएफ मना करता है कि याद कुछ भी नहीं करना है, चीजों को बस समझना है। राइट ऑप्शन था। एक और सवाल, एक कार पहले 100 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करती है और अगले 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो 200 किलोमीटर की औसत गति क्या होगी, ये आपको बताना है। बड़ा सिंपल सवाल है, इसको मैंने प्रीवियस सेशन में भी आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया था, प्रणाम सुखवीर, है ना, तो इसको मैंने समझाने का प्रयास भी किया था। प्रियंका, गुड इवनिंग। तो अब आपको बताना है कि आपका जवाब क्या होगा। ये मैंने शायद आपको समझाया था कि समान दूरी में कैसे करते हैं और विषम दूरी में कैसे करते हैं, फिर मैंने फॉर्मूला कैसे बनता है उसको भी आपको समझाया था कि फॉर्मूले का निर्माण आप कैसे कर सकते हैं, तो ये सब चीज आपको शायद पता है। ओके, बहुत बढ़िया, अब उम्मीद है कि आपका जवाब क्या मिलेगा। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर, और उम्मीद पर तो सवाल आपके उतरेंगे ही खड़े, और हमें उम्मीद है कि आप जो है जल्दी से करने का प्रयास भी करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया, हाँ लाइक शेयर जरूर करते रहे भाई। देखो समझो, उसने बोला पहला 100 किलोमीटर, तो यहां से वो ए से बी गया फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर, और अगले 100 किलोमीटर फिर गया बी से सी। तो मैंने क्या कहा था, दोनों के डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप सीधा कर सकते हैं ना, 2xy अपॉन x प्लस वाई, बताया था ना। अगर डिस्टेंस बराबर है तो क्या कर सकते हैं, आप सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं कि दो, x मीन्स पहली वाली चाल, y मीन्स दूसरी वाली चाल, तो कर दें। तो आपने कहा ओके, 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 60 और y का वैल्यू 50 बटा 60 प्लस 50, तो कितना हुआ, आपने कहा 2 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 50 अपॉन 110, जीरो से जीरो कट गया, कट गया। अब क्या करें, 300 600 बटा 11, तो 11 पंजे 55, बचे 5, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, तो 55.54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मैंने बताया हुआ आपको कि जब आपको दो चाल अलग अलग दी हो और कोई व्यक्ति समान दूरी को तय करता है तो वो इसी तरीके से करता है, ठीक है ना। और मैंने आपको दूसरा तरीका भी बताया था कि फॉर्मूला कैसे बना है, ये भी मैंने आपको समझाया था कि जब भी इस फॉर्मूले का निर्माण किया जाता है उसके लिए रीजंस है। क्या रीजन है कि जब भी इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो कांस्टेंट डिस्टेंस है, तो हम स्पीड अपॉन बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से इसको सॉल्व कर लेते हैं। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़े, क्लियर है। 55 नहीं आएगा, पूरा 55 नहीं आएगा, इन दोनों को जोड़ के आधा नहीं करना है। देखिए, इन दोनों को जोड़ के आधा नहीं करना है, वो गलत है मनोहर,
इन दोनों को जोड़कर आधा नहीं करना है, ऐसे तो हम दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो वो गलत जवाब है, क्योंकि स्पीड पर डिपेंड करता है और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर मैं इसके बेसिक फॉर्मूले की बात करूं आपसे, तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है वो बता देता हूं। अगर आप निकालते हैं ना किसी भी चाल दूरी समय को, तो वो होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ऐसे होता है सवाल। इसको शॉर्टकट में बना देते हैं बस, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन क्या होता है, अब कुल दूरी कितनी है, 100 प्लस 100 200 मीटर, तो इसको ऐसे करेंगे 100 प्लस 100 200 मीटर। और चाल कैसे निकालेंगे, चाल आप फॉर्मूले से निकालेंगे, या तो आप फॉर्मूला पूरा समझ लो, मैंने प्रीवियस सेशन में पढ़ाया, अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले वाले सेशन में जाकर देख लें इस फॉर्मूले को कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। एक और सवाल, 100 लड़के और 80 लड़कियों को एक परीक्षण में परीक्षा ली गई, 48% लड़के और 30% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं, कुल अनुत्तीर्ण होने वाले की प्रतिशतता क्या है। सवाल आपके समक्ष है, 100 लड़के हैं और 80 लड़कियां को एक परीक्षण में उनकी परीक्षा ली गई, 48% लड़के और 30% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाती हैं, कुल अनुत्तीर्ण होने वाले की प्रतिशतता क्या है ये आपको बतानी है। लेट्स सी, 100 बॉयज एंड 80 गर्ल्स, देखो समझने की कोशिश करो। जब 100 बॉयज थे, उनमें से 48% लड़के पास हो गए, तो 100 का 48% तो 48 ही रहेगा ना, तो 48 तो लड़के पास हो गए। उसने बोला 80 लड़कियां थी, 80 का 30% पास हो गई, 30/100 24 लड़कियां पास हो गई। तो कुल मिलाकर के बच्चे कितने हुए, 100 लड़के और 80 लड़कियां, कुल बच्चे कितने थे 180। पास कितने हो गए 48 और 24 72, ये तो टोटल हुआ। और पास कितने हुए, आपने कहा 48 प्लस का 24 72। तो बचे कितने, फेल कितने हुए, आपने कहा इसमें से निकाल दिए, 10 में से 2 गया 8 0 108। तो 108 बच्चे फेल हो गए, है ना, ये समझ में आया ना। तो कुल मिलाकर भाई टोटल बच्चे 180 थे, पास होने वाले आपने निकाल लिए अलग अलग, तो कुल मिलाकर 72 बच्चे पास हुए। 72 स्टूडेंट्स में से 72 स्टूडेंट्स में से 180 में से निकाल दिए, तो ये फेल वाले बच्चे बन गए। तो फेल वाले बच्चे कितने 108, अनुत्तीर्ण होने वाले का, और टोटल बच्चे कितने थे आपने कहा 180, मल्टीप्लाई बाय 100 तो करोगे, है ना, यही तो इसके अलावा तो कुछ नहीं करोगे ना। तो आपने कहा बिल्कुल सही करेंगे। तो टोटल मिलाकर 108 बच्चे आ गए, हमने इसका परसेंटेज निकाल दिया। तो क्या करें, सॉल्व कर लें इसको, चलो तो निकाल देते हैं सॉल्यूशन कितना होता है। सिंपल है वैसे, 18 6 का 108, 18 180, 10 60%। तो 60% टोटल बच्चे फेल हुए, 40% टोटल बच्चे पास हुए। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम एनी इशू, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी इशू प्लीज लेट मी नो, जिससे कि चीजें क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए। एक और सवाल लेते हैं, क्लियर है, वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यदि 764A मल्टीप्लाई B23 बराबर 1C05504 है, जहां A B और C विभिन्न संख्यांक हैं, तब A का मान बताओ कितना है। डॉली एक बार और इसके, चलो डॉली देखो समझो, यहाँ देखो डॉली को एक बार समझना और दोबारा समझ लो, इधर बता देता हूँ ध्यान से समझो। टोटल बच्चे कितने हुए 100 लड़के 80 लड़कियां, कुल बच्चे कितने हुए 180, टोटल तो 180 हो गए ना टोटल स्टूडेंट। आपने क्या कहा, अब उसमें से परीक्षा ली गई तो 100 लड़कों में से 48% पास हुए, तो लड़के कितने पास हुए 48, और 80 लड़कियों में से 30% लड़कियां पास हुई, तो कितना हुआ 24। तो कुल बच्चे कितने पास हुए, आपने कहा टोटल पास हुए 72। उसने बोला फेल वालों को परसेंटेज बताओ, तो भाई 180 तो टोटल बच्चे थे, 72 में से पास हो गए, तो फेल 108 हो गए ना, फेल आए, तो फेल का परसेंटेज बताना है। तो आपने कहा 108 टोटल बच्चे, 108 टोटल फेल, कुल बच्चे 180 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज निकालने के लिए 18 से इसको हमने डिवाइड कर दिया, तो कितना हुआ 18 छक्का 108, 18 दाएं 180, 10 से इसको काट दिया, 60 है ना, तो 60% बच्चे फेल हो गए। क्लियर है, ओके। एक और सवाल, यदि 764A मल्टीप्लाई बाय B23 इज इक्वल टू 1C05504 है,
जहां ए बी और सी विभिन्न संख्यांक है तब ए का मान बता दो कितना है। सवाल बहुत बढ़िया है और मुझे उम्मीद है कि ए का वैल्यू आप निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है जी। तो उम्मीद करेंगे सवाल में कुछ मुझे गड़बड़ तो नहीं लग रहा है। सवाल में कुछ मिसिंग है। सुखबीर ने कहा 8। चलिए, सुखबीर ने 8 बोलने की बात की। ओके सुखबीर, 8। कोई और मेरा साथी इसका आंसर देना चाहेगा? जल्दी से कोशिश करेंगे सभी लोग आंसर देने की। क्वेश्चन में बड़ा मुझे भी अच्छा लगेगा जब इस तरह का आंसर आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों के सवालों के प्रश्नों का। देख रहे हैं हम भी यहाँ पर क्या आंसर आता है आपका जी। सवाल थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट रुको। कुछ यस, नहीं बता पा रहा कोई भी। क्या बात है भाई, इतना बेकार सवाल है क्या, नहीं बता पा रहे हैं आप? क्या क्यों जी? मुश्किल तो नहीं होना चाहिए सवाल। और देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। कोशिश करो, मैं एक ही सवाल आपको दे रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब जरूर मिलेगा जी। 8, सबने 8 बोलने का प्रयास किया, क्या बात है। सब लोग 8 बता रहे हैं, क्या बात है। आप सबने 8 आंसर दिया है। तो भाई यानी अब आपको सवाल को समझना है और देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। 8, सबने 8 आंसर दे दिया है। वेरी गुड, काफी अच्छी तरीके से जवाब। और ये पता है कहां पर सवाल आया हुआ है? आपको पता है सवाल कहां आया हुआ है? ये सवाल ऑलरेडी एमपी टेट में आ चुका है ना? ये सवाल ऑलरेडी एमपी टेट में आ चुका है जी। 8, चलिए, तो यहां पर आपने दिया है 8 आंसर और जवाब हुआ है पूरा। बिल्कुल, देखो समझने की कोशिश करो, इसमें कुछ भी नहीं करना था सवाल में, बहुत ही आसान तरीका था। अगर आप चाहते तो इसमें कुछ भी नहीं करना था। देखो सिंपल, देखो आपको यहां पर ना तो ए का वैल्यू ढूंढना, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए सवाल था, इसलिए मैंने आपको पूरा मौका दिया करने का। बहुत सिंपल था। देखो अगर मैं आपसे बात करूं, भाई आप देखो ये 4 आ रहा है, तो यहाँ 3 तो ऑलरेडी अवेलेबल पहले से ही है, तो इसमें किस चीज की गुना करूं, ए की वैल्यू पुट करूं इनमें से जो ये 4 बन जाए। तो देखो कोई सी भी कंडीशन में सिर्फ एक कंडीशन है जहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, वो 4 बना दे यूनिट प्लेस को। 6 पुट करोगे तो 6 तिया 18 नहीं बनेगा, 4 पुट करोगे तो 4 तिया 12 नहीं बनेगा। अरे वाह, 8 रखते क्या बना, 8 तिया 24, तो 4 आ गया। बाकी से हमें मतलब ही नहीं है ना, बाकी से हमें मतलब ही नहीं है, हमें कुछ मतलब थोड़ी है भाई। हमें सिर्फ उसने ए का मान पूछा, तो ए का मान इनमें से क्या हो सकता है? आप बोलेंगे सर 8 हो सकता है, क्योंकि सिर्फ यूनिट प्लेस तो देखना है आपको। यूनिट, उसने बाकी बी और सी के मान तो नहीं पूछे आपसे, बाकी बी और सी के मान तो कुछ नहीं पूछे ना उसने। उसने सिर्फ क्या पूछा है? उसने सिर्फ पूछा है कि ए बी सी संख्यांक है तो ए का मान बता दो। तो सिंपल सी थ्योरी थी। समझ में आया कि नहीं आया? बस मैं सोच रहा था कि कितने लॉजिक्स आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, और बहुत ही आसान सवाल था, विदाउट पेन हो सकता था। चलिए, बहुत ही कोशिश की आप लोगों ने। 8 सबने बहुत अच्छा आंसर दिया था वैसे। यहाँ पर सुखवीर, सपना, अनामिका, सुप्रीति, बॉर्न टू फ्लाई 8, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया है। एक और ले सवाल, चलिए बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल में 2 और 1 के अनुपात में है। 450 लीटर जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल में 2 और 1 के अनुपात में है। 450 लीटर जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ये जो सवाल मैंने आपको दिया ना पीछे वाला, ये एमपीटेट में आ चुका है एक बार, ये बोर्ड में आया है, मतलब पीईबी बोर्ड से लिया गया सवाल है ये, ठीक है ना। तो ये पीईबी बोर्ड से सवाल लिया गया था, तो ये वहां पर आया हुआ है। अब ये मुझे नहीं पता कि ये पुलिस में आया है या टेट में आया है, लेकिन आया हुआ सवाल पीईबी का ही है ये, हाँ, प्रोफेशनल एजुकेशन बोर्ड।
मध्य भोपाल। चलो, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात कर, देखो समझने की कोशिश करो, सिर्फ अनुपात का सवाल है, आराम से कर सकते हैं, है ना। तो उसने बोला ऑक्सीजन की मात्रा बता दो इसमें कितनी है। अब देखो भाई, जल, हाइड्रोजन और जल की मात्रा आपके सामने दी हुई है, तो उसने बोला हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो कुल मिलाकर के 3 अणु बने जिनका वैल्यू कितना है 3 है। तो उसने बोला 450 लीटर में आपको किसी मात्रा बनानी है, भाई 450 को 3 से डिवाइड कर दिया, और हाइड्रोजन का वैल्यू कितना था, ऑक्सीजन का वैल्यू कितना था, आपने कहा 1, तो भाई क्या करें, इसमें 1 की गुणा कर देते हैं, तो 150 जो है अणु ऑक्सीजन के हैं। डी ऑप्शन, बढ़िया, ये भी अच्छा रहा आपका सवाल। तो चलिए, काफी अच्छी तरीके से जद्दोजहद जारी है और आपके सवाल काफी खूबसूरत मुझे मिल रहे हैं, दैट्स वेरी गुड। ऐसे ही सवालों के जवाब हमें आपसे चाहिए। तो एक और सवाल देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। यदि कोई वस्तु 10 रुपए की लागत है और वह 2 रुपए के नुकसान से दी जाती है, तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। कोई वस्तु जो है वो 10 रुपए की लागत है और उसे 2 रुपए के नुकसान से बेच दिया जाता है, तो उसका हानि प्रतिशत कितना होगा। तो 16 सही 2/3, 11 सही 2/3, 14 सही 2/3, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है आपके सामने और मैं उम्मीद करूंगा कि गलती के चांसेस कम हो और आपके जवाब हमें अच्छे से अच्छे मिले। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। जी, सवाल सिंपल है, डी। क्या बात है, डी बताया सब आपने, कहने डी होना चाहिए। वो देखो कितने अच्छे अच्छे उत्तर लेके, कोई नहीं, क्या बात है, क्या लगा, कोई नहीं। आपको क्या लगता है इसमें से 16 सही 2/3 होना चाहिए, 11 सही 2/3 होना चाहिए, 14 सही 2/3, या उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए। तो देखो भाई, कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, आपने कहा सर 10 रुपए, उसने वो वस्तु जो थी वो 2 रुपए के नुकसान से बेच दी, तो भाई हानि कितनी 2 रुपए, तो उसको कितने की होगी, वो 8 रुपए की पड़ गई ना। तो यानी 10 रुपए की चीज 8 में बेच दी ना, तो 2 रुपए की हानि होगी 10 रुपए पर, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2 पंजे 10, 5 से डिवाइड किया 20, तो वो 20% की हानि होनी चाहिए थी उसे, जो इसमें किसी में भी नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट है जी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आसानी से समझ में आ गया है सवाल। और देखते हैं आगे कौन से सवालों पर आप करेंगे बवाल। बवाल नहीं होना चाहिए, सवाल अच्छे होने चाहिए, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी थकावट के, बिना किसी देरदार के। एक और सवाल आपकी तरफ लेता हूं और देखता हूं उसका जवाब आप मुझे क्या देते हैं। ओके, वन मोर क्वेश्चन एट योर स्क्रीन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है, आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है, प्रत्येक कर्ण एक रेखाखंड होती है, ऋजु सरल कोण की माप 190 डिग्री होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, rectangle is a special kind of square, every rays is a line segment, the measure of straight line angle is 90 degree। सिंपल सवाल है, बताने की कोशिश करेंगे, और ये मैंने वॉन हेले में भी आपको पढ़ाया हुआ है, शायद आपको याद आ जाए। ये क्वेश्चन मैंने वॉन हेले में भी आपको समझाया था, शायद आपको याद आ जाए इसका मीनिंग क्या है। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। उम्मीद है जवाब मिलेगा सी, सही बताना था। प्रत्येक कर्ण एक रेखाखंड होती है। चलिए देखो समझ लो, सरल कोण की जो माप होती है ना वो 180 डिग्री होती है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सीधा कोण जो बनता है स्ट्रेट लाइन एंगल वो 180 डिग्री का होता है। स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। प्रत्येक कर्ण रेखाखंड होती है। देखो रेखाखंड की माप जो है वो निश्चित होती है, रेखाखंड जो किरण होती है वो पता तो कहां से निकलती है, लेकिन उसकी लंबाई का पता नहीं कहां तक जाती है। तो हाउ यू कैन मेजर। तो रेखाखंड क्या होता है, एक मेजर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखाखंड इन लाइन सेगमेंट कहते हैं, है ना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट नोन एज लाइन सेगमेंट। आयत एक विशेष प्रकार का वर्ग होता है। अब देखो आयत जो है वो ऐसा होता है, ये आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी सामने की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, और चारों कोण बराबर होते हैं। तो ये वर्ग कैसे हो सकता है, क्या कभी आयत वर्ग बन सकता, कभी नहीं बन सकता, क्योंकि आयत की लंबाई और चौड़ाई दी होती है जो अलग अलग होती हैं। लेकिन एक वर्ग विशेष प्रकार का आयत होता है क्योंकि सभी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। देखो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसकी भी बराबर है ना, आयत की प्रॉपर्टी को सारी, क्योंकि आयत में चारों भुजाएं बराबर होती तो उसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हो जाएंगी, कोण 90 हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग एक आयत हो सकता है, लेकिन हर एक आयत वर्ग नहीं हो सकता। बहुत सिंपल है सुखबीर,
ये देखो मैंने कहा था ना, वान हेले के अकॉर्डिंग ये प्रश्न आया था एग्जाम में कि वान हेले के अकॉर्डिंग एक बच्चा कहता है कि प्रत्येक वर्ग आयत होता है लेकिन हर एक आयत वर्ग नहीं होता। स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि वर्ग की प्रॉपर्टी होती है उसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो चारों भुजाएं बराबर। लेकिन आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसकी, उसकी सिर्फ आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो क्या ये वर्ग आयत की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, इसकी भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि एक वर्ग एक विशेष प्रकार का आयत होता है, ये गलत है। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई इशू नहीं, कोई समस्या, टेंशन, कष्ट नहीं। एक और सवाल, एक छात्र फर्श पर अपनी पुस्तक रखकर उसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींचता है, खींची गई लाइनों की लंबाइयों का योगफल है किताब का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का परिमाप, किताब का परिमाप। A student put his book on the floor and draw pencil line around it. The sum of the length of the lines drawn is what? तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। Let's see what will be the right answer. जी, देखते हैं क्या आप प्रतिक्रिया जताते हैं इस पर। जी, और सबने कहा डी ऑप्शन, क्या बात है, सब लोग करें डी ऑप्शन होना चाहिए। ओके, लेट्स सी, देख लेते हैं डी ऑप्शन। आपने बताया डी कैसे हुआ, लेट्स सी, देखो समझ लो डी कैसे हुआ है। आपने कहा डी, बिल्कुल सही बात है। जब आपने कोई किताब यहां पर रखी, उसकी तरफ से लाइन खींच दी, तो आपको किताब की चारों तरफ की बाउंड्री पता लग गई। और जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है, वही तो होती है, चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है उसी बाउंड्री को क्या कहा जाता है, उसी बाउंड्री को कहा जाता है व्हाट, इट्स नोन एज परिमाप, इट्स नोन एज परिमाप। इसको तो परिमाप बोलते हैं, यही तो परिमाप है ना। तो राइट ऑप्शन था। कुछ और सवाल भी हैं आपके सामने, डोंट वरी, भी जाइएगा नहीं, कोई और सवाल भी आपके सामने है। ओके, तो मैं एक सवाल और दूंगा आपको, मुझे दीजिएगा उसका जवाब। अभी थैंक यू करने का टाइम नहीं है, अभी आपका जवाब आपके सामने आना चाहिए, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा, कुछ सवाल और भी थे जो मुझे आपको बताने हैं, है ना। और मुझे उम्मीद है कि इन सवालों को आप जरूर करेंगे अच्छे से। कुछ सवाल मैंने आपको दिए थे, वो आपको मुझे करके बताने हैं, क्योंकि आप सब लोग जुड़े हैं, प्रैक्टिस पूरी करेंगे उसके बाद समझेंगे। चलो बताओ, प्रश्न आपके सामने है। दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 1088 है, इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 1088 इन 1088, विच ऑफ दीज इज द लार्जेस्ट नंबर। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी आपको बतानी है। ये अब क्विज है आपके लिए, और मैं चाहूंगा आपके आंसर मुझे यहां पर मिले। जी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। दो सम संख्याओं का गुणनफल 1088 है, इनमें बड़ी संख्या कौन सी होगी तो आपको बताना है। तो देखिए दो तरीके हैं, अगर मैं मानूं कि दो सतत क्रम संख्या है, तो पहली संख्या अगर x है, फॉर एग्जाम्पल अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x - 2 होनी चाहिए या x + 2 होनी चाहिए, ये तो बनेंगी। उसने बोला इन दोनों की गुणा करो तो कितना आता है, 1088 आता है। अब इसका फैक्टर कर लो, x² - 2x - 1088 बराबर 0। तो ये थोड़ा सा मुश्किल टास्क पड़ेगा, क्योंकि आप सब लोग इसके फैक्टर करने के लिए तैयार नहीं है, फैक्टर होंगे भी नहीं आपसे। तो मैंने क्या काम किया, मैंने देखा दो सम संख्याएं हैं, तो उसने बोला बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखो यहाँ देखो, अगर बड़ी संख्या 38 है तो छोटी संख्या कितनी होगी, आपने कहा 34 36, क्योंकि सम संख्या लगातार है, बड़ी 38 है तो छोटी 34 होगी। बड़ी संख्या 32 है तो छोटी संख्या 30, बड़ी संख्या 36 है, छोटी संख्या 34। अगर बड़ी संख्या 34 है, छोटी संख्या, यही तो है, बस आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो 8 × 48, तो 8 आ सकता है इकाई के अंक पर, ओके। 3 0 0 इकाई के अंक पर 0 आएगा, ये नहीं होगा। 6 × 24 4 इकाई के अंक पर नहीं हो सकता। 4 2 8, ये हो सकता है। लेकिन आप देखो जब मैं इसकी गुणा करता हूं तो इसकी देखो छठी से गुणा कर लेते हैं, इसका आता मुझे 1088, 32 × 34 1088 होता है। तो यानी मुझे आसानी से आंसर मिल गया। क्लियर है। तो आप इन सवालों के उत्तर आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं, जहां पर कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम, कोई प्रतिक्रिया आपको नहीं अपनानी पड़ेगी, यू विल गेट द आंसर। इज इट क्लियर नाउ, बात समझ में आ गई। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, नो इशू, नो प्रॉब्लम, नो समस्या, नो टेंशन। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल बताइएगा इसका। सुनीता, विनीता और अनीता एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द जॉगिंग करना आरंभ करती हैं। ये अपनी परिक्रमाएं क्रम से 36, 48 और 56 सेकंड में पूरा करती हैं। कितने सेकंड के बाद ये आरंभ बिंदु पर एक साथ होंगी।
देखते हैं जवाब क्या मिलता है। कितने सेकंड बाद ये आरंभ बिंदु पर एक साथ होंगे, तो ये आपको जवाब देना है मुझे, और मुझे उम्मीद है कि जवाब में गलती नहीं होगी और आप आसानी से उत्तर देने की कोशिश भी करें। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। जी, और आपने कहा है आंसर मिलेगा ABCD के रूप में, क्या बात है। सी, प्रीति, कल की क्लास में भी हुआ था, है ना। तो देखो समझने की कोशिश करो, अगर सुनीता, विनीता और अनीता की बात करते हैं, वो चक्कर लगाती हैं स्टेडियम के, तो परिक्रमा करती हैं, देखो भाई आप सबको पता है, एक 36 सेकंड में, एक 48 मिनट सेकंड में, एक 1056 सेकंड, एक 56 सेकंड में पूरा करती हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो मुझे बताओ एक ऐसी संख्या ढूंढनी होगी ना जो इन सबको काट दे, और वही एलसीएम होता है। बहुत बढ़िया प्रीति, तो उसको एलसीएम बोलते हैं ना, तो एलसीएम निकाल दें इसका। आपने कहा 36, 48, 56 का आपने एलसीएम निकाल दिया। देखो उसको 2 से काटें, 4 से कट जाएगा, 4 9 चौक 36, 12 चौक 48, 14 चौके 4। अब 2 से काट लो, 9 कटता नहीं, 6 बार और ये 7 बार। 2 से काटें 9, 3, अब 3 से काटें 3 1 7, अब क्या होगा, ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई, जो होता 1008, ठीक है ना, जो 1008 के बराबर होता है। यानी आपका आंसर क्या आना चाहिए, 1008, जो आपने एकदम सही दिया है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए लगातार मेरे साथ बने रहें और जुड़े रहें मेरे साथ। तो वही आज का सिलसिला यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो भाई लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा सेशन आपको कैसा लगा, जैसे कि मैं आगे की और भी कोशिश करूँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने की और आपको बताने की, ठीक है ना। तो लाइक कर दीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।